Hello everyone. So today this is the last chapter. Today we're going to start chapter 11 buildings, paintings and books. मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाल दी है, आप देख सकते हैं। 6 क्लास की सारे चैप्टर्स कवर कर दिए हैं अच्छे तरीके से। आप इसको मैं सजेस्ट करूँगा आप 1.5 या 1.75 में, जनरली 1.5 में देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा और आप बोर भी नहीं होंगे। फिर भी मैंने कोशिश करी है कि मैं ज़्यादा लेंथी ना करूँ वीडियो को, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जल्दी जल्दी वो मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर 11 है, लास्ट चैप्टर है इस बुक का, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। इसमें हम बिल्डिंग्स के बारे में क्या क्या चेंजेस हुए, पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइम पे कैसे राजा महाराजाओं ने किस तरह के पोएट थे, किस तरह की पेंटिंग्स आई और किस तरह की बुक्स लिखी गई, उनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और वो कल्चर को बताता है हमारे उस टाइम के, एशियन टाइम के, ठीक है। तो वो हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर एक बच्चा है मरुस्तस्मी एंड द आयरन पिलर। तो यहाँ पर ये बच्चा विकलांग है, आप देख सकते हैं। ये बहुत एक्साइटेड है और उसका ब्रदर इसको फोर्स करता है कि चलो हम देखते हैं, कुतुब मीनार के पर चलेंगे और जो वहाँ पर जो आयरन का जो पिलर है उसको हम देखेंगे। तो उसका भाई उसको लेकर जाता है, उसकी व्हील चेयर को लेकर जाता है और जहाँ पर कुतुब मीनार के पास जो टावर है, मेटल रैंप है, वहाँ पर उसको लेके खड़ा कर देता है। एंड इट हैड बिन टफ बट नाउ ही वॉज हियर। ये मुश्किल था आना, रास्ता कठिन था, बट जो एक्सपीरियंस उसको मिला, जो आयरन पिलर, जो फेमस आयरन पिलर देखने के लिए मिला और जो उसका एक्सपीरियंस मिला, उसे देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं आयरन पिलर एक्चुअली है क्या। जो हमारे एशियन टाइम में जो मेटलर्जी, जो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री में, इतिहास में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही बेहतरीन है। आप देखेंगे कि जो हमारे ये, आपको मैं दिखाता हूँ, ये है आयरन पिलर, ठीक है, आयरन का बना हुआ है, लेकिन इसमें 1500 साल हो गए हैं, आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। तो ये एक तरह की इन्होंने क्या करा, जो हमारे यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट एग्जीबिशंस जब हुए, जो हड़प्पन्स के टाइम पे जो क्राफ्ट्समैन की जो नॉलेज थी मेटलर्जी की, कॉपर की जो उनकी नॉलेज थी, उन्होंने क्या करा कि कॉपर और टिन को बना के ब्रॉन्ज बना दिया, ठीक है। उन्होंने कॉपर और टिन को मिक्स करके ब्रॉन्ज बना दिया और इसीलिए हड़प्पन्स के टाइम को ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी जो बाद में जो लोग सक्सेसर, मतलब जो आगे के लोग आते हैं, वो आयरन एज बोलते हैं, ठीक है। इंडिया प्रोड्यूस्ड हाईली एडवांस टाइप्स ऑफ आयरन, फोर्स्ड आयरन, रोट आयरन एंड कास्ट आयरन। जो इंडिया में बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की आयरन बनाई जाती थी, ठीक है। अब हम आयरन पिलर के बारे में पढ़ते हैं। द आयरन पिलर एट मेहरौली, दिल्ली इज़ अ रिमार्केबल एक्सपीरियंस एंड स्किल ऑफ द इंडियन क्राफ्ट्स पर्सन। इट इज़ मेड ऑफ आयरन। ये 7.2 मीटर हाई है, इसका वेट 3 टन के आसपास है। ये 1500 साल पहले बनाया गया था, ठीक है। ये हमें कैसे पता लगता है, जो इस पे चीज़ें लिखी हुई, जो इंस्क्राइब करा हुआ है, इस पे संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं, ठीक है। उससे हमें पता लगता है कि एक जो रूलर रहे, एक राजा रहे चंद्र नाम के, ये गुप्ता डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे, उस टाइम का है। तो सबसे अमेजिंग चीज़ जो इसकी है वो ये है कि ये अभी तक भी रस्ट, इसमें जंग नहीं लगा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी है, ठीक है। बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन, हम इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे कि उस टाइम पे जो अलग अलग क्राफ्ट पर्सन थे और जो उन्होंने जो बिल्डिंगें बनाई थी, जो इमारतें बनाई थी, वो आज भी सर्वाइव करती हैं। तो इससे ये पता लगता है कि उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी रही, ठीक है। आपने स्तूपा एक माउंड हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। स्तूपा मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये पूरा एरिया है, जो ये सर्कल फ्रेंस में है, इसको स्तूपा बोलते हैं, ठीक है। इसमें हज़ारों साल पहले ये बनाया गया और आज भी इसकी जो ईंटें हैं, जो सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल जू की तू हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है कि ये स्तूपा एक्चुअली बनाया क्यों जाता था, कि स्तूपा के जो स्तूपा बनाया, इसके बीच में कि जो भी बुद्धा के फॉलोअर्स थे और जो बुद्धा की जो चीज़ें हैं, जैसे सच टीथ, बोन और एशेस, और बुद्धा के फॉलोअर्स के, उनको सुरक्षित रखने के लिए एक जगह पे रख दिया गया, ठीक है। जो भी प्रीशियस स्टोन या कॉइन्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इस तरीके से बनाया गया स्तूपा। बाद में जैसे जैसे रूलर्स आए, उन्होंने यहाँ पे किसी ने रेलिंग्स बनवा दी। लेटर लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक ब्रिक वॉज एडेड। बाद में कुछ अलग अलग तरह के डेवलपमेंट हुए, किसी ने ब्रिक उसमें डेवलपमेंट कर दिया, एक स्ट्रक्चर बनवा दिया थोड़ा सा, ठीक है। ये टाइम टू टाइम होता रहा। जो इसका पाथ है, इसको हम क्या बोलते हैं, पदक्षिणा पथा। जो इसका पाथ है उसको हम बोलते हैं पदक्षिणा पथा, ठीक है। जो इसके स्तूपा के इन अराउंड है, जो लोग आसपास इसके घूमते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आई थिंक कोई डाउट नहीं। जो इसके चक्कर लगाते हैं और अपनी आस्था दिखाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे एक एंट्रेंस है, एक गेटवे आप दिख रहा है, एक एंट्रेंस है इसके जाने का, और क्लॉकवाइज में वो लगाते हैं। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब एक जो अमरावती को आप लोकेट कर लेना, जो हमने पिछले चैप्टर में मैप दिखाया था पेज नंबर 105 पे, ठीक है, वहाँ पे अमरावती है। तो अमरावती क्या है, ये एक प्लेस है जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्तूपा बना हुआ है, और वहाँ पर स्तूपा को डेकोरेट करा गया है अलग अलग तरीके के डिज़ाइन से। जब जो ये स्तूपा बनाए गए 2000 साल पहले बनाए गए थे, लेकिन आज भी इंटैक्ट है। तो ये एक जो एग्जाम्पल है, ये ग्रेट स्तूपा सांची में बना है मध्य प्रदेश में। स्तूपा लाइक दिस वन वर बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरीज। ये बहुत सारी सेंचुरीज में क्या बोल रहा है कि धीरे धीरे बने। राजा ने एक बनाया, अशोका के टाइम पे ये स्तूपा बनाता है, सर्कुलर जो ये हम बोल देते कटोरे जैसा आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है, इस तरह का बनाया था। बाद में जो रूलर्स है उन्होंने धीरे धीरे इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अशोका द रेलिंग्स एंड गेटवेज वर एडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर रूलर्स। जो बाद के रूलर्स थे उसके टाइम पे ऐड करे गए, ठीक है। उसी के साथ हम बहुत सारी बिल्डिंग्स और भी देखते हैं। आप ये देखिए, हम देखते हैं इस तरह के डिज़ाइन बने हुए हैं। कैन यू सी, यहाँ पे एलिफेंट है, यहाँ पे लोग हैं, इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइंस जो बनाए गए हैं। अदर बिल्डिंग्स वर होल्ड आउट ऑफ, हम देखते हैं इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारी केव्स जो गुफाएं बनाई हैं वो पत्थर में काट के बनाई गई हैं, ठीक है, जो अपने आप है। और उन केव्स के अंदर, उन गुफाओं के अंदर बहुत अलग अलग तरह की पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं, ठीक है, स्कल्पचर्स बनाए गए, डेकोरेटेड करे गए हैं, जो अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही अद्भुत बात भी एक तरीके से। उसी के साथ हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स भी इस टाइम पर बनाए गए थे, और जिस तरह भगवान को जो फॉलो करते थे, जैसे विष्णु भगवान, शिवा, दुर्गा, इन सब की पूजा होती थी श्राइन से। श्राइन्स मतलब जो भी टेम्पल और जो भी जगह वहाँ पे बनाई गई है। इन सभी टेम्पलों में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या थी कि जो इनका रूम था जहाँ पे ये रखी जाती थी उसको क्या बोलते थे, गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता था, जहाँ पे आप अगर मंदिर में जाएंगे आप देखेंगे कि एक जगह मूर्ति रखी रहती है, भगवान की एक जगह मूर्ति रखी रहती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस वही होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं। तो उस जगह को क्या बोला गया, गर्भगृह। उस जगह को क्या बोला गया, गर्भगृह, जहाँ पर चीफ डीटी इमेज को रखा जाता था, ठीक है। और जो प्रीस्ट है, जो पुजारी है, वो वहाँ पे बहुत सारे रिचुअल्स करता है, लोग अपनी आस्था, अपनी पूजा वहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप ये देखिए, अब आप यहाँ पे ये देखिए, जो आपको जो टेम्पल्स दिखाई दे रही हैं, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात ये क्या है कि एक जो पत्थर था, एक सिंगल पत्थर था, उससे ये वाली बिल्डिंग बनाई गई है। पहले इसको सबसे पहले ऊपर से बनाया जाता था ये, ठीक है। अगर आप ईंटों का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ईंटों का बेस नीचे से लेके चलते हैं, लेकिन जब ये पत्थर का बनाया जाता है तो सबसे पहले जो कटाई चालू होती है वो ऊपर से चालू होती है, ठीक है। उसके बाद इसको अंदर से होलो करा गया। होलो मतलब इसके अंदर जगह बनाई गई। तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत बात है कि बहुत ही मुश्किल काम है इस तरह से बनाना। तो यहाँ पे एक टेम्पल है उत्तर प्रदेश में, भीतरगांव जगह है, जो 1500 साल पहले ये बनाई गई। इसके अंदर एंड वॉज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक एंड स्टोन, ये ईंटों से और पत्थरों से बनाई गई। मोनोलिथिक टेम्पल्स एंड महाबलीपुरम, अगर आप महाबलीपुरम में जाएंगे तो आपको ऐसी टेम्पल्स बनेंगी। तो मोनोलिथिक मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, मोनोलिथिक। मोनोलिथिक मतलब क्या होता है, मोनोलिथिक मतलब होता है कि एक सिंगल पत्थर से आपने इस टेम्पल का एक डिज़ाइन बना दिया है, उसका मतलब होता है मोनोलिथिक। ईच ऑफ दीज वॉज कर्व्ड आउट ऑफ अ ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन, एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन से ये आपने आकृति बनाई है। वाइल ब्रिक स्ट्रक्चर्स आर बिल्ट अप बाय एडिंग लेयर्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द बॉटम अपवर्ड्स, और डिज़ाइन बनाने के लिए ईंटों का भी कुछ कुछ उन्होंने साइड में बनाया है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अहियोल आप मैप में देखेंगे, अहियोल मैंने आपको दिखाया था। तो अहियोल द दुर्गा टेम्पल एट अहियोल बिल्ट अबाउट 1400 ईयर्स अगो। तब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त भी इस तरह की चीज़ें बनाएगी। आप देखिए कितना अद्भुत और कितना सुंदर ये बनाया हुआ है। तो सबसे ऊपर ये आप ये देख रहे हैं जो चोटी है, इसको बोलते हैं शिखरहा। क्या बोलते हैं, शिखरा। शिखर मतलब ऊंचा। और जो ये इसका जो शिखर है, इसके नीचे क्या है, गर्भगृह। गर्भगृह क्या है, जहाँ पर इसकी स्पेशल जो मेन डीटी मतलब जो मेन मूर्ति भगवान की रखी जाती है। और जो आपको स्पेस दिख रहा है, पूरा मंदिर में देखोगे बैठने का स्पेस रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मंडपा, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको हम पढ़ेंगे। ओफन एज एट भीतरगांव अ टाउन नोन एज द शिखरा वॉज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द गर्भगृह। ये देखिए शिखरा ऊंचा सा बना हुआ है कौन वाले शेप में, ये क्या हो गया, शिखरा, ठीक है। इसके नीचे क्या है, गर्भगृह। गर्भगृह पे कहाँ पर क्या है,
वहाँ पे एक डीटी रखी हुई है, ठीक है, जिसको इम्पोर्टेंट प्लेस बोलते हैं। बिल्डिंग शिखरास रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग, एक केयरफुल प्लानिंग चाहिए होती थी इसको बनाने के लिए। जो हम बहुत सारी टेम्पल्स देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेस होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं मंडपा। मंडपा मतलब एक जो बड़ा आउटर एरिया होता है जहाँ पे लोग अंदर मंदिर के आप देखोगे जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं वो वहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है। इट वॉज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल, ये वो हॉल होता है जहाँ पे लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है। अब हमें आपको मैप में देखना, आप मैप में जाना, पेज नंबर 105 पे आप अंडरलाइन करना महाबलीपुरम और अहियोल कहाँ पर है। यहाँ पर आपको सबसे बेहतरीन स्टोन टेम्पल मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ड, हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ड, ये स्तूपास और टेम्पल्स क्यों, किस तरीके से बनाए गए थे, कैसे बनाए गए थे। तो ये देखते हैं कि बहुत सारे स्टेजेस हैं स्तूपा और टेम्पल को बनाने में। जनरली किंग्स और क्वीन डिसाइड करते थे कि चलो हमें एक एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव अफेयर होता था जबकि राजा ने ऑर्डर दे दिया कि आपको ये बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें एक गुड क्वालिटी का स्टोन चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके जो चीज़ें चाहिए, जो डेकोरेट करना है, जो इसमें पत्थर चाहिए, वो हमें ट्रांसपोर्ट करना है उस प्लेस के लिए जो हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। एक रफ स्टोन चाहिए जो अलग तरीके से उसको शेप और आकार देंगे, ठीक है। फिर पैनल्स बनाएंगे, वॉल्स बनाएंगे, फ्लोर्स बनाएंगे, सीलिंग्स बनाएंगे, ठीक है। और ये भी एक बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिसाइजली इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आप एग्जांपल में देख रहे हैं, ये ऊपर आपको एक पत्थर में से काट के बनाई गई है, यहाँ पे पिलर्स बनाए गए हैं, देखिए अंदर से इसको होलो करा गया है। तो कितना मुश्किल काम रहा होगा उस टाइम पे। तो ये क्या है, एक मोनेस्ट्री केव है, ये जैन की मोनेस्ट्री है उड़ीसा में, जो डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाई है, ये एक पत्थर में से काटी गई है, ठीक है। आप इसमें देखिए एक एंट्रेंस है रूम में जाने के लिए, जहाँ पे जैन के मॉन्क्स रहते थे और मेडिटेट करते थे, तपस्या करते थे, ठीक है। कैन यू सी दैट। और किंग्स एंड क्वींस इसमें जनरली बहुत सारा पैसा स्पेंड करते थे अपनी ट्रेजरी से, जो अपने खजाने से, और जो क्राफ्ट पर्सन है उनको ये पैसा देते थे इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। When devotees came to visit the temples or stupa, they often brought, और जब कोई डिवोटी मतलब जो श्रद्धालु आते थे वो अपने साथ गिफ्ट लेके आते थे। आप देखोगे टेम्पल में आप कुछ ना कुछ लेके जाते हो और चढ़ाते हो वहाँ पे, ठीक है। और बिल्डिंग को डेकोरेट करते थे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आप देखिए ये वर्कर्स दिखाए हुए किस तरीके से पत्थरों को काट रहे हैं, तो कितना मुश्किल रहा होगा जो इन्होंने आकृति बनाई है, ठीक है। अमंग दी अदर्स हु पेड फॉर डेकोरेशंस, जो मर्चेंट हैं, फार्मर्स हैं, परफ्यूम है, सीमित है, और बहुत सारे लोग अपना दान दक्षिणा अपने हिसाब से देते थे मंदिरों को बनाने के लिए। जो आप भी देखते हैं जब कोई मंदिर बन रही होती है, कुछ बन रहा होता है, तो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। ये देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है। तो इनसे हमें क्या पता लगता है कि वुमेन हु आर नोन ओनली बाय देयर नेम्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स, जो हमें वुमेन्स के नाम पता हैं, जो लोगों के बारे में पता है, वो हमें उतना ही पता है जो हमने पत्थरों पे लिखा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, जो हमने वहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद अब हमने बिल्डिंग्स के बारे में बात कर ली, हमने स्तूपा टेम्पल्स के बारे में बात कर ली, ठीक है, किस तरीके से बने होती हैं। अब हम बात करते हैं पेंटिंग्स के बारे में। उसी टाइम पे हम देखते हैं अलग अलग तरह की, अजंता आप मैप में देखेंगे 105 में अजंता जगह है, वहाँ पे अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाई गई हैं। ये वहाँ पे प्लेस है जो हमने केव्स के बारे में बात करी, उनको अंदर से होलो कर दिया, ठीक है। पहाड़ों में जो केव्स बनाएगी उनके अंदर जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे, हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से पेंटिंग्स बनाई गई हैं, ठीक है। उसी का एक एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, ये पेंटिंग्स, और जो इसमें कलर भरे गए हैं ये हज़ारों साल बाद आज भी ऐसे के ऐसे हैं, कलर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। तो उनके पास कलर्स कहाँ से आते थे कि जो मिनरल्स है, जो प्लांट्स हैं, उनसे वो कलर बनाते थे और वो इसमें यूज़ करते थे, ठीक है। जनरली हम क्या देखते हैं, जो भी पेंटिंग्स बनी है, ये अजंता की जो पेंटिंग है और जो जितनी भी बिल्डिंगें बनती थी, जनरली ये राजा महाराजा मर्चेंट बनवाते थे। तो इसमें जो बनाने वाला है उसका नाम नहीं रहता। आजकल तो ये रहता है कि आप पेंटिंग बनाते हो तो अपना नाम लिखते हो, तब जो पैसा देता था उसका नाम लिखा जाता। तो इसलिए हमें ये किसी किसी जगह ही पता है कि इसका मेन पेंटर कौन थे, किसने बनाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं बुक्स की। तो कुछ बुक्स हैं, तो पहले एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास क्या था, पहले कोई टीवी या फ़ोन तो नहीं था, तो ये कुछ एपिक्स लिखे गए। एपिक्स मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी वॉल्यूम वाली ग्रंथ लिखे गए हैं, बुक्स लिखी गई हैं जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं, वो हम उनको देखेंगे, जिनसे लोग सुनते थे, एक दूसरे को सुनाते थे, ठीक है, अपने आसपास की चीज़ों को समझते थे। तो सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स जो उस टाइम पे लिखे गए थे, जो ग्रैंड एपिक्स मतलब बड़े स्केल पे जो लिखे गए थे, जिसमें कहानियाँ होती थी, हीरोइक कहानियाँ, मतलब कि
जो जीतने वाली कहानियाँ और किस तरीके से विजयी पाई, इस तरह की कहानियाँ, भगवान की कहानियाँ, इसमें हम ये देखते हैं। ठीक है, एक उसी तरीके से एक फेमस तमिल का एपिक है जिसका नाम है सिलापडिकरम। ठीक है, जो किसने, एक तमिल एपिक है जिसका नाम है सिलापडिकरम, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसको कंपोज करा पोइट का क्या नाम है, इलंगो। पोइट का क्या नाम है, इलंगो। तमिल का एपिक का क्या नाम है, सिलापडिकरम, जो अब से 1800 साल पहले लिखी गई। ठीक है, इसमें स्टोरी है, एक मर्चेंट, एक व्यापारी होता है जिसका नाम क्या होता है, कोवलेन। वो कहाँ पे रहता है, पुहर में, और उसे एक प्यार हो जाता है, एक जो वहाँ पे एक उनके कोर्ट में जो लेडी रहती है, माधवी। तो उससे जो उसकी बीवी और उसके बीच में दरार आने लगती है। इसके बाद क्या होता है कि वो उस जगह को छोड़ के जो यहाँ पे मर्चेंट है कोवलन और जो उसकी बीवी है कंगनी, वो उस जगह को छोड़ देते और वो चले जाते मदुराई। ठीक है, वहाँ पर एक चोरी होती है, उसके अंजाम में उसको पकड़ लिया जाता है। ये कहानी है, इसमें डिटेल में नहीं दी हुई है ये वाली कहानी, तो इसमें इतना ही बताया हुआ है कि डिटेल में एक बहुत लंबी कहानी है इसमें कि किस तरीके से वो पकड़ा जाता है, किस तरीके से गलत उसे अंजाम लगता है कि इसने ये चोरी करी है, जबकि वो ऐसा चोरी नहीं करता है, वो उसी की चीज़ होती है। तो यहाँ पे जो पांडे किंग होता है, तो वहाँ पे इसको डेथ की सज़ा सुनाई दी जाती है कि ये चोर है। उस टाइम पे ऐसा ही रहता था, जो राजा ने बोल दिया वही है, कि राजसी परिवार से इसने एक सोने की चीज़ चुराई और ज्वेलर ने देखा ऐसी चीज़ तो हमारे जो महाराजा घराने के लोग हैं उन्हीं के पास है, तो उसने ये रिपोर्ट कर दिया राजा को, और राजा ने उसको कि चोरी करने के जुर्म में उसको पूछा भी कि उसने कहा ये मेरा ही है, तो राजा को लगा ये झूठ बोल रहा है, तो उसको डेथ की सज़ा सुना दी। ठीक है, जो कंगनी जो उसकी वाइफ थी, इससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उसे लगा कि हाँ तो बिल्कुल ही इनजस्टिस हो रहा है कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो उसने बोला कि मैं ऐसा शराप देती हूँ कि पूरी की पूरी जो मदुराई सिटी है वो तबाह हो जाएगी। तो उसी को इस कहानी में लिखा हुआ है कि वो अपना ग्रीफ बता रही है। ग्रीफ मतलब अपना जो उस पर अत्याचार हुआ उसके बारे में वो बता रही है। ओ विटनेस ऑफ माई ग्रीफ, यू कैन नॉट कंसोल मी, इज इट राइट दैट योर बॉडी फेयर देन प्योर गोल्ड लाइज अनवॉश्ड हियर इन द डस्ट। कि जो अपने हस्बैंड के बारे में बोल रही है कि जो तुम्हारे साथ ये अत्याचार हुआ है, तुम मेरे हस्बैंड सोने की तरह जो तुम्हारे यहाँ पे पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, कि कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं है। मुझे लगता है इस धरती पे कहीं पे भी न्याय नहीं हो रहा है, कि क्या यहाँ पे कोई भगवान नहीं है, इस तरह की वो चीज़ें बोलती है। ठीक है, उसी के बाद हमें एक और तमिल एपिक देखते हैं जिसका नाम है मनी मेकलाई। जो किसने कंपोज करा, सतन्नर ने। जो इसके कंपोज किसने करा, सतन्नर, 1400 साल पहले। ठीक है, यहाँ पे वो स्टोरी बताते हैं जो कोवलन और माधवी के डॉटर होती है उनके बारे में। तो ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल कंपोजिशन है, जो काफ़ी पहले लिखा गया था, लेकिन ये अभी मिला है। हज़ारों साल पहले लिखा गया था, लेकिन ये कुछ 100 साल पहले ही हमें इसके बारे में पता लगा। उसी के साथ हम देखते हैं कि कालिदास ने चैप्टर 10 में हमें संस्कृत में बताया था कि जो चीज़ें लिखी जाती थी, राजा महाराजा जो बोलते थे वो संस्कृत में बोलते थे, ना कि प्राकृत लैंग्वेज में बोलते थे। यहाँ पे कालिदासा ने एक वर्स लिखा है, एक पोएम लिखी है, जहाँ पे वो एक प्रेमी और किस तरीके से जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसके बीच में एक संगम और किस तरीके से उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो उसका एक उल्लेख दिया हुआ जो आपको ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, समझने वाली चीज़ है। किस तरीके से एक कविता उन्होंने लिखी है जो बहुत ही, जिससे कि वो एहसास होता है, एक पोइट एक लवर के बारे में किस तरीके से कंपेयर करता है। ठीक है, अब ये हम रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, हम क्या देखते हैं कि जो पुरानी स्टोरीज हैं वो लिखी गई थी पुराण हम बोलते हैं ना, पुराण से में लिखा हुआ है। तो पुराण मतलब जिसमें पुरानी स्टोरीज लिखी गई हैं, जो लोगों ने लिखी। ये कहना मुश्किल है कि उसमें सच्ची स्टोरी है कैसी है, लेकिन इसमें लोगों की बड़ी आस्था है, लोग एक दूसरे को सुनाते हैं, उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये हमें हिंदू रिलीजन्स में पुराण की स्टोरी मिलती है। इसमें स्टोरी गॉड और गॉडेसेस की मिलती है, जैसे विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती। ठीक है, कि जो लोग इनको वर्शिप करते थे। इसी के साथ अबाउट द क्रिएशन, कैसे वर्ल्ड बना, अबाउट द किंग्स, ये वाली हमें सारी कहानी इसमें मिलती है। जो कुरान है वो किस में लिखे गए हैं, संस्कृत वर्ष में लिखे गए हैं, और विच वर मीन टू बी हर्ड बाय एवरीबडी इंक्लूडिंग वुमेन। और इनको कोई भी सुन सकता था, हर एक आदमी, लेडीज़, वुमेन, जो भी जेंट्स हैं, सब एक दूसरे से सारे जो पुराण की जो स्टोरीज है इनको साझा करते थे। ठीक है, इनको जो प्रीस्ट है टेम्पल्स में वो बताता था, लोग सुनते थे। तो जो दो इम्पोर्टेंट हमारे एपिक संस्कृत में लिखे हुए हैं, दैट इज़ महाभारत एंड रामायण, वो काफ़ी पॉपुलर रहे। आप ये देखते हैं कि जो महाभारत एक लड़ाई के बारे में, जिसमें भाई जो वो लड़ा जाता है, कौरव और पांडवस के बीच में, जो उसके कजन्स रहते हैं, ठीक है, जो उनके भाई रहते हैं। तो ये लड़ाई चल रही है,
कुरु के सिंहासन के लिए जो हस्तिनापुर है, ठीक है, जो उनका कैपिटल हस्तिनापुर। तो इस स्टोरी में, स्टोरी वॉज एन ओल्ड वन बट वॉज रिटन डाउन इन द फॉर्म, ये स्टोरी काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये जो स्टोरी है 1500 साल पहले ही लिखी गई, ठीक है, काफ़ी पुरानी स्टोरी है जिसको व्यास ने 1500 साल पहले लिखा। उसी के साथ हम भगवद गीता देखते हैं जो हमने चैप्टर 9 में भी पढ़ा था, ठीक है, जो महाभारत में ही इंक्लूड होती है। उसके बाद रामायण को आप देखते हैं, राम के बारे में, इन सब से आप वाकिफ़ हैं, ठीक है। राम एक प्रिंस हैं कौशला के, जिनको एग्जाइल में भेज दिया जाता है। उनकी वाइफ है सीता, और जहाँ से उनको हरण कर लेता है, उनको कैप्चर कर लेता है रावण, और राम उसको सबक सिखाते हैं और सीता को वापस ले आते हैं और रावण को हरा देते हैं। और बाद में आप देखते हैं कि फिर हमारे यहाँ पे सब दिवाली मनाई जाती है इसी वजह से। तो वो कहाँ पे रिटर्न करते हैं? अयोध्या, जो उनका रिटर्न करते हैं अयोध्या में, और उनका कैपिटल क्या था? कौशला, आप जीतने के बाद, ठीक है। तो ये कुछ स्टोरीज हम ये देखते हैं धीरे धीरे, ये काफ़ी साल, हज़ारों साल पहले थी, लेकिन बाद में लिखी गई और लोगों ने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करी। और हम देखेंगे ये जो रामायण और महाभारत जगह जगह पे लोगों में अलग अलग तरीके से में सुनाई देती हैं, ठीक है। तो महाभारत किसने लिखी थी? आप ये देखिए, कंपाइल्ड बाय व्यास, ठीक है। और रामायण किसने लिखी है संस्कृत में? वाल्मीकि, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसको आप ध्यान में रखिए। हम देखते हैं कि स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल के बारे में हमें कम पता लगता है, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन हमें ये पता लगता है कि आप देखेंगे कि जो झटकास हैं, जो पंचतंत्र हैं, इसमें हमें बहुत सारी स्टोरीज पता लगती हैं। स्टोरीज फ्रॉम द झटकास वर ऑफन, जो स्तूपा की रेलिंग्स दिखाई गई थी, वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जो पेंटिंग्स है वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो उससे हमें पता लगता है, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, स्टोरी ऑफ द मंकी किंग। एक मंकी किंग की स्टोरी है, इसको मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बताते एक वक्त पहले गंगा रिवर के पास, गंगा हिमालयास में 80,000 फॉलोअर्स के साथ एक मंकी किंग रहता था, बंदरों का एक राजा था, ठीक है। तो वहाँ पे एक ट्री था, स्पेशल मैंगो ट्री, वहाँ से वो सब आम खाते थे। इस तरह का पेड़ कहीं पे और नहीं था, वो एक स्पेशल ट्री था, ठीक है। और इस तरह के मैंगो के ट्री प्लेन्स में भी कहीं नहीं होते थे, ठीक है। एक दिन क्या होता है कि जो एक आम, जो पका हुआ आम पानी में गिर जाता है, ठीक है। पानी में बहता बहता वो वाराणसी पहुंच जाता है। तो जहाँ पे राजा, द किंग ऑफ द सिटी, मतलब जो राजा रिवर में नहा रहे होते हैं, और उन्हें वो वाला एक आम मिल जाता है। उसको वो खा के देखते हैं, वो कहते हैं यार इस तरह का आम तो मैंने पहले कभी नहीं खाया, ये ना ही हमारे आसपास के जंगल में, ना ही हमारे राज्य में मिलता है, ये आम कहाँ से आया। तो वो अपने वो आदमियों को भेजते हैं कि ये वाला आम आप ढूंढो, ये किस ट्री से आया। तो ढूंढते ढूंढते उन्हें पता लगता है कि हिमालय से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे राजा और राजा की सेना पूरी सारे लोग पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो जो बंदरों का राजा रहता है उसे पता लग जाता है कि ये लोग अब इसके फ्रूट्स को ले लेंगे और हम सबको मार देंगे। तो राजा क्या करता है, जो बंदर का राजा होता है उसको ये चीज़ समझ आ जाती है। तो क्या करता है, जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उन सबको बुलाता है, उनको समझाता है, और इन पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं इन सबको तोड़ के एक पुल सा बनाते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं, जिससे कि वो दूसरी तरफ चले जाएँ, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है कि राजा की सेना आ चुकी है, इन सारे बंदरों को मार देंगे और इस पेड़ को वो कब्जा कर लेंगे। तो इस सारी चीज़ को, जो एक गतिविधि चल रही होती है, इसको राजा देख रहा होता है। आपको इस पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है कि एक पुल बनाया हुआ, एक ब्रिज बनाया, जिससे कि सारे के सारे बंदर दूसरी तरफ चले जाएँ, ठीक है, क्रॉस कर जाए। तो यहाँ पे सारे के सारे बंदर चले जाते हैं, लास्ट में बंदर बच जाता है और पानी में वो गिर जाता है। और बंदर, जब सारे के सारे बंदर, उसके जितने भी उसके फॉलोअर्स थे, सारे बंदर दूसरी तरफ चले जाते हैं, और जो बंदरों का राजा होता है वो गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। इसको देखकर जो राजा है उसको बहुत दुख होता है, और वो देखता है कि किस तरीके से उसने, जितने भी उसके फॉलोअर्स थे, उन सब की इसने मदद करी। और उसकी, जब उसकी डेथ होती है, उसको वो पूरा सम्मान के साथ वहाँ पे पेंटिंग्स बनवाता है, उसको पूरा सम्मान देता है कि उसकी बहादुरी के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो ये वाली स्टोरी है, इसका आप स्तूपास में हम देखेंगे, वहाँ पे स्कल्पचर्स इस तरह के बनाए गए, ठीक है। उसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स लिखी गई हैं साइंस पे। तो हमारे टाइम के इम्पोर्टेंट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन हैं आर्यभट्ट, जिन्होंने संस्कृत में एक बुक लिखी, आर्यभट्टियाम, ठीक है। क्या नाम, कौन सी बुक लिखी? आर्यभट्टियाम, ठीक है। और इन्होंने बताया कि जो हमारा जो अर्थ है, इसका रोटेशन होता है अपने एक्सिस में, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। अगर आप साइंस में पढ़ेंगे इसको, उस टाइम पे आर्यभट्ट ने वाली चीज़ बोल दी,
कि भाई कुछ ना कुछ तो घूमता है, या तो सूरज घूमता है या फिर पृथ्वी घूमती है। तो उसी कंक्लूजन पे निकले कि पृथ्वी घूमती है, और जब पृथ्वी घूमती है उस वजह से हमारे जो पृथ्वी में दिन और रात होती है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने इतने साल पहले बता दी थी। ठीक है, और जो इन्होंने इसका भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया कि एक्लिप्स कैसे होता है। एक्लिप्स मतलब किस तरफ, एक तरफ अंधेरा होता है और किस तरफ से कैसे उजाला होता है। तो इन्होंने पूरा जो सिस्टम है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इन्होंने बताई। ठीक है, और इन्होंने कैलकुलेट करा सर्कमफ्रेंस सर्कल का और फॉर्मूला बनाया। उसी के साथ हम देखते हैं कि उस टाइम के जो और भी विद्वान थे, जो मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, जैसे मिहिरा, ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य, उस टाइम के उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज करी। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे जीरो का इन्वेंशन हुआ। वाइल न्यूमरल्स हैड बीन यूज्ड अर्लियर, मैथमेटिशियन इन इंडिया नाउ इन्वेंटेड अ स्पेशल सिंबल, एक स्पेशल सिंबल बनाया जिसका मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा प्रयोग हुआ, और बाद में जीरो को अडेप्ट करा अरब्स ने, और बाद में ये यूरोप में के देशों में पता लगा, और फिर ये पूरी दुनिया में फैल गया इसका प्रयोग। ठीक है, बाद में हम देखते हैं आयुर्वेद हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर हुआ। आयुर्वेद में जो जिस तरह की मेडिसिन हैं, तो इसमें जो हमारे दो इम्पोर्टेंट लोग थे, चरक फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में, सुश्रुत, इन्होंने क्या लिखी, चरक ने एक बुक लिखी चरक संहिता, जिसमें सारी चीज़ें बताई गई बॉडी के बारे में। रिमार्केबल बुक ऑन मेडिसिन, क्या क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए। उसी के साथ एक सुश्रुत ने एक लिखी सुश्रुत संहिता, जहाँ पे वो किस तरीके से सर्जरी करी जाती है, इसका प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीज़ें बताई। ठीक है, उसी के साथ हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो पेपर हमारी लाइफ का आजकल एक अभिन्न अंग बन गया। तो आज हम बुक्स पढ़ते हैं, पेपर को आराम से हमें मिल जाता है, लेकिन एक टाइम पर इस तरह से नहीं था, पेपर बनाना बहुत मुश्किल। तो ये वाली टेक्नोलॉजी किसी को पता नहीं थी। सबसे पहले ये इन्वेंट करा जाता है चाइना में 1900 साल पहले। तो एक जो आदमी का नाम था केई लून, इन्होंने क्या करा कि प्लांट के जो फाइबर थे इनको बीट करा, कपड़ा, रोप और बार्क ऑफ ट्रीज इन्होंने पानी में भिगो दिए, लंबे टाइम तक भिगो के रखे, फिर इनको प्रेस करा, इनको ड्रेन करा और इनको सुखाया। तो इससे क्या बना, पेपर। और लगभग आप देखोगे हैंडमेड पेपर है वो भी आज भी इसी तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी थी, जब बाद में लोगों को पता लगी तो सब जगह इसका पेपर का प्रयोग होने लगा। ठीक है, यहाँ पे हम टाइमलाइन देख लेते हैं। जो स्तूपास हैं 2300 साल पहले, अमरावती जो हमने बात करी थी 2000 साल पहले, कालिदासा 1600 साल पहले, और आयरन पिलर टेम्पल्स एट भीतरगांव, पेंटिंग्स अजंता 1500 साल पहले, दुर्गा टेम्पल जो मैंने आपको दिखाई थी कि एक स्टोन से किस तरीके से बना दी, 1400 साल पहले वो बनी थी। ठीक है, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक बार आप